अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तब से लेकर अब तक सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात इस मुल्क में बढ़ती आई हैं। कई सहाफ़ी, कई एंकर्स जो है वो बेरोज़गार भी हुए हैं और सहाफ़ियों को ओवरऑल ही मीडिया इंडस्ट्री को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अच्छा, इसकी वजह एक तो ये कही जाती है कि जी हुकूमत ने जो है वो इश्तिहार देना बंद कर दिए हैं जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन हकीकत जो है वो ये भी है कि जहाँ पे ये इश्तिहारात बंद हुए वहाँ पे इश्तिहारात दोबारा भी शुरू हुए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो सहाफ़ियों के साथ कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात, ज़्यादातर सहाफ़ियों के साथ कम से कम ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकी। वो हमेशा उनको अपना दुश्मन समझती रही। वो यही समझती रही कि जनाब ये जो हमसे सख्त सवाल किए जाते हैं या हमारे ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये सहाफ़ी बिके हुए हैं, या ये नून लीग के पेरोल के ऊपर हैं, या ये लिफाफे हैं, या ये टूवर्ड्स के ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये नैरेटिव जो है बड़े सुलझे हुए बड़े तरीके से जो है ये प्रमोट किया जाता है, या तो अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के जरिए या फिर सोशल मीडिया के ऊपर हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इस किस्म की चीज़ को बेचा जाए कि जनाब हमसे दरअसल में जो सख्त सवाल करता है वो तो बिका हुआ है। बस आपने यही कहना है ना, वो तो बिका हुआ है। आपके पास ना कोई सबूत देने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है। बस चूंकि ये हमसे सख्त सवाल करता है या हमारे पे तनकीद करता है तो बस इसका मतलब है कि ये बिका हुआ है, तो ये नून लीग के साथ मिला हुआ है, ये नून लीग की मीडिया सेल के साथ मिला हुआ है। इस तरह की तनकीद जो है अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये अब मामूली सी बात लगती है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो चुकी है और यही लगता है कि जनाब ये तो इनका तरीक़ाकार है दरअसल में अगले को ख़राब करने का या अगले के सवाल का जवाब ना देने का। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर जब ये सहाफ़ियों से बदतमीजी करते हैं या सहाफ़ियों के साथ सहाफ़ियों के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं तो बहुत कम इस तरह होता है कि किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान को तनकीद का सामना करना पड़े या सहाफ़ी उसका बॉयकॉट कर दें, जबकि एक पूरी हिस्ट्री है कि इन्होंने सहाफ़ियों के साथ कितनी बदतमीजी की है, चाहे वो टॉक शोज़ के अंदर हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर हो। लेकिन गालबन ये भूल जाते हैं कि जब पाकिस्तान में जो कुछ आप कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में जाके भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है शहबाज गिल साहब के साथ। शहबाज गिल साहब जो हैं वो तशरीफ़ लेके गए अमेरिका, गालबन ईद की छुट्टियों के ऊपर गए होंगे अपनी फैमिली से मिलने के लिए, लोग जाते हैं, तो इसी सिलसिले में वो वहाँ पर गए और उनका एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल भी किया गया। और उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर हमें पता लगा कि एक अदद ईद मिलन पार्टी रखी गई थी और उस ईद मिलन पार्टी को जो होस्ट कर रहे थे वो चौधरी ज़हूर साहब हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर के साथ ताल्लुक़ है और कश्मीर के जितने भी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो दरअसल में उस ग्रुप की सरबराही गालबन करते हैं। तो उन्होंने एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया हुआ था। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने लोगों को जो है वो गालबन 3 बजे के आसपास न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक बुलाया हुआ था और जिसमें सहाफ़ी हज़रात भी शामिल थे। उनको बताया गया कि जी शहबाज गिल साहब जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो आप आइए और शहबाज गिल साहब से मुलाकात कीजिए, वो यहाँ पे ख़िताब भी करेंगे, आप उनसे सवालात भी कर सकते हैं। तो 3 बजे जो मुकर्ररा वक्त था उस पर तो शहबाज गिल साहब तशरीफ़ नहीं लेकर आए और गालबन कुछ अकाउंट्स के मुताबिक तकरीबन 2.5 घंटे और कुछ अकाउंट्स के मुताबिक तकरीबन 3 घंटे वो लेट आए। उसके बाद वहाँ पे पहले उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया। बाहर जब वो पहुँचे तब बड़ा ये इंटरेस्टिंग सीन है कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो फिर उस वक्त उनके ऊपर जो है वो डॉलरों की बारिश की गई। तो ये माहौल जो है ये पाकिस्तान में तो हमने देखा हुआ है कि जब कोई दूल्हा आता है तो उसके ऊपर नोटों की बारिश की जाती है, लेकिन ये डॉलरों की बारिश जो है ये अमेरिका में मैंने तो कम से कम पहली दफ़ा देखा है कि किसी पाकिस्तानी लीडर के आने के ऊपर जो है वो डॉलर फेंके जा रहे हो सकता है माजी में भी और लीडरों के साथ भी हो चुका हो। एनीवेज, तो जब वो वहाँ पर आए तो उसके बाद पहले उन्होंने उस तकरीब से ख़िताब किया और ख़िताब करने के बाद जो है वो सहाफ़ियों के सवालात उन्होंने लेना शुरू किए। अब यहाँ पर एक सहाफ़ी हैं अजीम एम मियाँ साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत देर से यहाँ पर अमेरिका के अंदर वो काम कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है जब बाराक ओबामा का दूसरा इलेक्शन था तो मैं उसकी कवरेज के लिए यूएस इलेक्शंस कवर करने गया था, तो उस वक्त अजीम एम मियाँ साहब के साथ जो है वो मैंने भी फील्ड के अंदर काफ़ी काम किया था, उन इलेक्शंस को मैंने कवर किया था। तो अजीम एम मियाँ साहब ने एक अदद सवाल कर डाला और वो सवाल जो है वो शहबाज गिल साहब को बहुत नागवार गुजरा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो मैं आपको बताता हूँ। पहले अजीम एम मियाँ साहब ने जो सवाल किया
वो जरा देखिए। चीज से कैसे डील कर रही है, क्या इसी वजह से सहाफियों को वहां सजाएं दी जा रही हैं? क्या यही वजह है? हालांकि आपका इसी का ज़िमनी सवाल यह है कि जब तक आप शिकागो में थे, आप बड़े महज़ब, बड़े कन्विंसिंग अंदाज से लोगों के साथ गुफ्तगू किया करते थे। फैसल तिरमिजी जो हैं वो भी आपके मद्दाहों में से थे। लेकिन जब से आप वहां गए हैं और हुकूमत की तर्जुमानी आप और फिरदौस आशिक अवान के जिम्मे में आई है, उसका मयार जो है वो जुगतबाजी पर आ गया है। वो तर्जुमानी हुकूमत की इतनी गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज की नहीं होती। इसकी वजह क्या है कि एक हम मुहज़्ज़ब आदमी ओवरसीज पाकिस्तानियों में से भेजते हैं और जो है फिरदौस आशिक अवान भी कनाडा में असाइलम लेके वहां जाती हैं, उसके बाद उनका ओवरसीज पाकिस्तानियों का तर्जुमानी करते वक्त इतना मयार कैसे गिर जाता है कि सिर्फ जुगतबाजी पर और सिर्फ चोटबाजी पर और इल्जाम तराशी पर हो। मेरा ख्याल है हुकूमत के तर्जुमानों को ज्यादा महसूस होना चाहिए। तो ये जनाब अजीम मियाँ साहब जो है वो उनका ये सवाल था शहबाज गिल साहब को, जो जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपका जो बात करने का सलीका है वो दुरुस्त नहीं है, उसके अंदर जुगतबाजी का एक एलिमेंट आ चुका है और हुकूमत की तर्जुमानी कम लगती है और एक जिस किस्म की गुफ्तगू और अल्फाज को चुनाव है वो कुछ ज़्यादा महज़्ज़ब नहीं नज़र आता। और आप जब खुद बल्कि यहाँ पे हुआ करते थे अमेरिका में, तो आपकी तो बड़े लोग मुतर्रिफ थे कि आप जो है वो दलाइल के साथ बात करते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है अब जब से आपने ये तर्जुमानी संभाली है तो ये एलिमेंट जो है ये ख़त्म क्यों हो गया। फिरदौस आशिक अवान के हवाले से भी उन्होंने बात की। अब इसका जवाब शहबाज गिल साहब ने किस तरह दिया और किन इल्ज़ामात के साथ दिया, अब आप वो देखिएगा। अच्छा, इसमें सवाल तो कहीं मौजूद नहीं था, ये तो नून लीग के तर्जुमान की बात थी जो मैंने सुन ली और इसका मैं जवाब दूंगा। तो मैं इस सवाल को एक नून लीग के पटवारी का सवाल समझते हुए जवाब दूंगा। सहाफी का यह सवाल नहीं हो सकता। सहाफी कभी इस लेवल पे गिरता नहीं है कि वो हुकूमत के तर्जुमान को गिरा हुआ कहे, वो हुकूमत के तर्जुमान को मजाका खेज कहे, तो सहाफी ऐसे नहीं गिरता। तो आपने एक पटवारी का कमेंट किया है नून लीग का होने का साबित करके, तो मैं आपको उसका जवाब देता हूं। हजरत अली का कौल है कि जिस शख्स को जिस जुबान में समझ आए उससे उसी तरह से बात करो। तो जब आपने आगे से आपके लीडरों के साथ बात करनी होती है, आपके वो लीडर जो बहुत सारे लोगों को लफाफे भी देते थे, आपको नहीं देते होंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को लफाफे भी देते थे, तो जब वो लफाफे सामने बैठे होते हैं तो उनके साथ उसी जुबान में बात करनी पड़ती है। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई, दोस्त और मेजॉरिटी पाकिस्तान का जो मीडिया है वो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट के ऊपर है, और वो जो जर्नलिस्ट है वो हमारी शान है और वो मेजॉरिटी में है। लेकिन माइनॉरिटी में कुछ जर्नलिस्टों की खाल पहन के पटवारी और नून लीग के लोग होते हैं जो सवाल नहीं करते, आपकी तरह रिमार्क्स देते हैं। तो ये आपके सवाल नहीं थे। मैं मुड़ के आपको कह सकता हूं कि आपने बहुत ही घटिया बात की है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। तो ये जनाब आपने शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू सुनी, और शहबाज गिल साहब ने जब ये जवाब दिया तो इनके इस जवाब के बाद जो है जहां पे वो सहाफ़ी बरादरी वहां पे मौजूद थी, उस सहाफ़ी बरादरी ने जो है इस तकरीब का बायकॉट किया, क्योंकि उन्होंने अजीम मियाँ साहब के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और ये ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल की थी। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, उसके बाद जाहिर बात है वो जो मैंने आपको बताया था जो होस्ट थे चौधरी ज़हूर साहब, वो भी आए, उन्होंने भी अजीम मियाँ साहब को कहा कि जी चले मैं माजरत करता हूँ, ये जो कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत था। लेकिन फिर मेरी वहाँ पे अमेरिका के अंदर चंद सहाफ़ियों से बात हुई, मैंने उनसे ज़रा डिटेल्स पता की कि जी हुआ क्या एग्जैक्टली, पूरी डिटेल जो है वो पता की जाए। तो उन्होंने जो मुझे इतलात मिली उसके मुताबिक दरअसल में शहबाज गिल साहब ये समझ रहे थे कि शायद वो PID के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहाँ पे वो कुछ भी कहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके जो हुकूमती हिमायती जो सहाफ़ी हैं वो आराम से बैठ के या तो तालियाँ बजाएंगे या खामोशी से बैठ के उनकी बात सुनेंगे, और एक सहाफ़ी से इस तरह गुफ्तगू करने के हवाले से कोई भी आगे से रेजिस्ट नहीं करेगा। देखिए, अगर किसी को अजीम मियाँ साहब के सवाल से कोई प्रॉब्लम भी थी और कोई उनको लगा कि जनाब इनका लहजा बड़ा सख्त है या उन्होंने बड़ा सख्त सवाल कर दिया है, तो इसके बावजूद एक हुकूमती तर्जुमान होने के नाते उनको चाहिए था कि टैक्टफुली उसको हैंडल किया जा सकता था। आप उसमें ये कह सकते थे कि जनाब मियाँ साहब ये आपकी राय है, मैं आपकी राय से मुतफिक नहीं हूँ और मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि हाँ हुकूमत की जो है वो मैं नुमाइंदगी सही तरीके से कर सकूँ, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ये जो इज्जत और वकार का जो आपस में रिश्ता होता है ना, ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ज़रूरत नहीं होती कि आप हर सहाफ़ी के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगा दें कि जनाब आप तो नून लीग के हैं और ये तो पटवारियों वाली बात है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यकीन कीजिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है
آپ کے اس قسم کے الزامات کی اتنی عادی ہو چکی ہوئی ہے کہ اب اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرتا. آپ سے تو یہ سخت سوال ہوتے رہیں گے, آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ سے یہ سخت سوال ہوں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور صحافی جو ہوتا ہے نا, وہ ایک موجودہ صورتحال کی آبزرویشن کر کے ہی آپ سے سوال کرتا ہے. آپ اس کے سوال سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا رائٹ ہے. اسی طرح لوگ آپ کے جواب سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہ اختلاف رائے ایک صحت مند چیز ہوتی ہے, لیکن اس کو اگر پرسنلی لے جانا کہ جناب میری کوئی انسلٹ کر دی گئی ہے اور تمہاری اب ایسی کی تیسی, تو اس طرح بات نہیں بنتی. کیونکہ صحافیوں نے بھی اگر اس طرح پھر آپ سے بات کرنا شروع کر دی اور آپ کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے, تو پھر وہ اتنی ذاتی اور اس نوعیت کے بن جائیں گے کہ جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو اوور ہالنگ کرنے کی ایک ضرورت ہے کہ آپ کی ترجمانی جو ہے وہ ہونی کس طرح چاہیے. فواد چودھری صاحب, میں نے پہلے بھی ماضی میں یہ بات کہی ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا, وہ چونکہ خود بھی ایک اینکر رہ چکے ہیں, میڈیا کے اندر کام کر چکے ہیں, تو سخت سے سخت سوال کا بھی جو ہے وہ بڑے مہذب طریقے سے جواب دیتے ہیں. اور بے شک اس میں کئی دفعہ اپنے جوابات سے وہ اینکر کو یا جرنلسٹ کو بھی چت کر دیتے ہیں. یہ میں خود بینگ این اینکر بھی میں بات کر رہا ہوں, ان کی بات کے اندر ایک ٹھوس وزن ہوتا ہے, لیکن ان کا مقصد قطعی طور پہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس اینکر کی یا اس جرنلسٹ کی انسلٹ کریں. شہباز گل صاحب کی ایک عادت ہے کہ ان سے جب اگر کوئی سخت سوال کیا جائے یا ان کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر وہ ذاتیات کے اوپر اتر آتے ہیں. اور اب جب ان کو آگے سے پھر جب ریاکشن آتا ہے تو پھر وہ غصہ بھی کر جاتے ہیں. یہ بات میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ مجھ سے بھی جو ہے وہ الجھ چکے ہیں اور بھی کئی صحافیوں سے الجھ چکے ہیں. اور میں نے خود میں شہباز گل صاحب کے حوالے سے مجھے خود پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہماری تو اسٹریٹجی ہے یہ, ہم سے اگر کوئی صحافی اگر نہیں سنبھالا جا رہا یا وہ ہماری بات نہیں مان رہا یا وہ ہم اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے, تو ہمارے پاس تو سیدھا آسان طریقہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے جناب آپ تو نون لیگ کے ہیں, آپ تو پٹواری ہیں, آپ تو بکے میں ہیں, آپ تو لفافہ ہیں, بس دیٹس اٹ. ہم نے اس کی ریپوٹیشن کا ہی بیڑا غرق کرنا ہے نا, تو وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ جتنی دفعہ اس میزائل کو فائر کریں گے اس کی افادیت ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ آپ کی بات کو سیریسلی بھی نہیں لیتے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. لوگوں کو کیونکہ نظر آتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کس قسم کی ہے یا آپ کے پاس سوالوں کے چونکہ جواب نہیں ہے, تو آپ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اب یہ سلسلہ تو پتہ نہیں اب سے نہیں, بڑی دیر سے چل رہا ہے, کئی سالوں سے چل رہا ہے. اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کے اس آرگومنٹ کو کوئی بھی بائی نہیں کرتا, اور اسی طرح ہی ہوگا. آپ یہ ایٹیٹیوڈ امریکہ میں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے, ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں بھی صحافی اتنے جاگ جائیں گے اور اتنے متحرک ہو جائیں گے کہ اگر آپ کسی سے اس طرح بدتمیزی کریں گے تو آپ کی پریس کانفرنسوں کا بائیکاٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد شرمندگی کس کو ہوگی؟ حکومت وقت کو ہوگی. تو حکومت کے لیے جو ہے وہ امبیرسمنٹ مت بنیے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ایک امبیرسمنٹ کا ذریعہ بن چکے ہیں, پرائم منسٹر کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. ٹیکٹ فلی طریقے سے ہینڈل کیجئے, آپ کی بہتر ترجمانی ہو سکتی ہے, آپ حکومت کے لیے بہتر اقدامات کر سکتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.